स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में कि वनस्पतिक उद्यान क्या होते हैं और भारत का सबसे बड़ा कौन सा वनस्पतिक उद्यान है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा वनस्पतिक उद्यान है और इनकी संख्या लगभग कितनी है और प्रत्येक का विवरण दिया गया था क्षेत्रफल के साथ। क्या होता है बॉटनिकल गार्डन में, इनका महत्व क्या है या इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हिंदी में इसको हम कहते हैं द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति भी कहते हैं या द्विपद नाम पद्धति भी कहते हैं। द्विपद नाम पद्धति क्यों कहते हैं, इसी की तो चर्चा करनी है कि द्वि मीन्स दो और पद मीन्स स्टेप, दो पद कौन होते हैं, तो इनके संबंध में हमको इस टॉपिक के माध्यम से चर्चा करनी है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि किसके द्वारा द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया और ये है क्या। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें द्विनाम पद्धति की या द्विपद नाम पद्धति की, तो सर्वप्रथम इसका नामकरण की द्विनाम पद्धति को एक साइंटिस्ट थे गारस्पार्ड बोहिन, उनका नाम है गारस्पार्ड बोहिन, इन्होंने प्रतिपादित किया था। किंतु इसका जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो कैरोलस लीनियस, एक साइंटिस्ट हुए हैं कैरोलस लीनियस, इनको जाता है, श्रेय मिलता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इंग्लिश में फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कैरोलस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है अक्सर कि कैरोलस लीनियस की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, तो सिस्टेमा नेचुरे, इनकी पुस्तक का नाम ही अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने जो भी अपने वर्गीकरण के जो भी इनके तथ्य थे, उन तथ्यों को सिस्टेमा नेचुरे के 10वें संस्करण में लगभग 1758 में इन्होंने अपने जो है प्रकाशित किए। लगभग 4236 जंतुओं की जातियों का नामकरण द्विनाम पद्धति के अंतर्गत इन्होंने किया। कब किया, 1758 में किया। किस पुस्तक में, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो सिस्टेमा नेचुरे। नामकरण की इस पद्धति के अंतर्गत जंतु या पादप का नाम दो पदों में पूर्ण होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति। तो दो पद कौन कौन से होते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, द्विनाम पद्धति का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो आज हम जानेंगे कि द्विनाम पद्धति के अंतर्गत आने वाले जो पद हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला पद हमारा होता है वो जीनस का होता है, हिंदी में इसको हम वंश कहते हैं, और दूसरा जो पद होता है वो स्पीसीज का होता है, हिंदी में इसको हम जाति कहते हैं। जीनस और स्पीसीज ये दो पद हमारे हो गए। पहला पद कौन है, जीनस, और दूसरा पद कौन है, स्पीसीज। दो पद हो गए, दोनों पद मिल करके जो नामकरण होता है वो द्विनाम पद्धति के अंतर्गत होता है। और इसमें हमने देखा कि जो पहला हमारा पद है वो वंश का है और दूसरा स्पीसीज का है। तो इसको हम ध्यान में रखते हैं, कभी भी अगर हम किसी जंतु का या किसी पौधे का अगर हम नामकरण करते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जीनस को हम पहले लिखेंगे, वंश को हम पहले लिखेंगे और स्पीसीज को हमेशा बाद में लिखेंगे। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। जंतु जातियों के नामकरण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का प्रावधान बनाया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नाम पद्धति संहिता, अंतर्राष्ट्रीय नाम पद्धति संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियमों को स्वीकृत प्रदान की गई है। तो पहला है जो हमारा पॉइंट, नामकरण की इस पद्धति में दो पद होने चाहिए। अभी हमने चर्चा की कि दो पद कौन होने चाहिए, तो फर्स्ट है हमारा वंश और दूसरा जाति। ये दो हमारे पद होने चाहिए, जिसमें पहला पद वंश का तथा दूसरा पद जाति का होना चाहिए। वैसे अगर हम देखें कि इसकी आवश्यकता, द्विनाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर हम सीधे एक नाम पद्धति अपनाते तो क्या होता, तो हमें कुछ चीज़ों में कठिनाई होती।
तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे किसी चीज़ का, किसी पौधे का स्थानीय नाम, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर स्थानीय नाम से किसी दूसरे नाम से उसको हम बोलते हैं या जानते हैं। उसी पौधे की जानकारी अगर हम विदेश चले जाएं या किसी दूसरे प्रांत चले जाएं तो पौधा वही होता है, लेकिन वहाँ पर उसे किसी दूसरे सिंबल से या किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं। तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे यहाँ जो है इस पौधे को इस नाम से जानते हैं, यहाँ पर कुछ दूसरा नाम बता रहे हैं, तो हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जब नामकरण किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय नाम पद्धति संहिता के अंतर्गत जितने भी पौधों का और पादपों का और जंतुओं का नामकरण कर दिया गया, उनका पूरा विश्व स्तर पर पूरे संसार में उसी नाम से जाना जाएगा। ये इसकी शर्तें थी। जैसे पाओक्रेस्टेटस है, मोर का वैज्ञानिक नाम है, तो अगर हम यहाँ पर मोर स्थानीय नाम से उसको पक्षी को हम मोर कहते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे देश चले जाएं तो वहाँ पर अगर मोर को स्थानीय नाम से किसी दूसरे नाम से जानते हैं तो हमसे उससे मतलब नहीं है। हम वहाँ पर अगर पाओक्रेस्टेटस कहेंगे तो भी उसको पाओक्रेस्टेटस ही कहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नाम जो है स्तर पर उसका जो नामकरण किया गया है वो पाओक्रेस्टेटस ही है। उसमें भी दो पद हैं, पाओ वंश है और जो क्रेस्टेटस है वो जात है। तो नामकरण की इस पद्धति में दो पद होने चाहिए, जिसमें पहला पद हमारा वंश का और दूसरा पद हमारा जाति का होना चाहिए। एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं, जब भी हम नामकरण करेंगे तो जीनस वंश का पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे, बड़े अक्षर में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, तथा जाति का जो पहला अक्षर है वो हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, छोटे अक्षर में लिखेंगे। ये इसकी शर्तें हैं। ये इतना अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी हमारा जो नामकरण होगा वो सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और दोनों पदों को, ये जो है द्विनाम पद्धति के जो नियम हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारे दोनों पद होंगे, जो हमारा पहला पद वंश का होगा और दूसरा जाति का होगा, इनको या तो हम तिरछे अक्षर में लिखें या फिर उसके नीचे अंडरलाइन करें। जैसे हम लिखते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस लिखते हैं तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन नहीं करेंगे तो ये हमारा गलत माना जाएगा। किसी वंश अथवा जाति के लिए, किसी वंश अथवा जाति के लिए वही नाम मान्य होगा जो पहले प्रकाशित हुआ। हाँ, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर नॉमेनक्लेचर हो चुका है किसी भी जाति के पौधे का या किसी भी पौधे का या किसी भी जंतु का अगर नामकरण हो गया है तो वही नाम मान्य होगा जो पहले प्रकाशित हुआ होगा। इसे प्राथमिकता का नियम भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि द्विनाम पद्धति का जो प्राथमिकता का नियम है वो क्या है, तो किसी वंश अथवा जाति के लिए वही नाम मान्य होगा जो पहले प्रकाशित हुआ। पहले का जो प्रकाशन होगा, जो पब्लिश होगी किसी नाम की तो नामकरण की, तो वही मान्य होगी। इसलिए इसे हम जो है प्रायोरिटी रूल या प्राथमिकता का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मेढक। मेढक का अगर हम नामकरण करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो स्टेप हमको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है राना और नेक्स्ट है टिग्राना। तो जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा कौन सा है, जीनस है, और दूसरा इस पे सीज है। यहाँ पर हमने देखा कि दो स्टेप हमको दिख रहे हैं, एक तो जीनस का है, दूसरा स्पीसीज का है, और दोनों के नीचे हम देख रहे हैं कि अंडरलाइन है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मनुष्य का। इसमें भी दो स्टेप हैं, एक है होमो और दूसरा है सेपियंस। थर्ड है हमारा बंदर, इसका भी है मकाका मुलाटा। इस प्रकार से जो है हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो इसका महत्व होता है वो क्या है, तो नामकरण की यह पद्धति जो होती है वैज्ञानिक स्वरूप में जीव के बारे में ज्ञान प्रदान कराती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नामकरण की यह पद्धति वैज्ञानिक स्वरूप में जीव के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। जाति तक वर्गीकरण से उस जंतु की विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। जाति तक मतलब
जो क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है वो जाति होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है, जाति है। क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जगत से लेकर के, किंगडम से लेकर के, और फिर स्टेप बाय स्टेप किंगडम से लेकर के फाइलम में जाते हैं, फिर क्लास में जाते हैं, फिर सब क्लास में जाते हैं, फिर आर्डर में जाते हैं, फिर फैमिली में जाते हैं, फिर जीनस में जाते हैं, फिर स्पीसीज में जाते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है क्लासिफिकेशन की वो जाति होती है, और अगर सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो वो किंगडम होती है, जिसे हिंदी में हम जगत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा नामकरण की यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में प्रचलित हो सकी है, अन्यथा स्थानीय या अन्य प्रकार के नाम सभी स्थानों पर मान्य होना या प्रभावी होना संभव नहीं हो पाता। वही चीज़ हम बता रहे थे पहले से कि अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पे न रखा जाता तो स्थानीय नाम कुछ और होता, हमारे यहाँ उस पौधे को, संबंधित पौधे को किसी दूसरे नाम से जानते, और किसी दूसरे प्रांत में अगर हम जाते तो उसको दूसरे नाम से जानते, तो वहाँ पर उसका नामकरण होता, उसको नामकरण करने में हमको बहुत ही असुविधा होती। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के माध्यम से हमने देखा कि जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता हैं, जो जनक हैं, वो कौन हैं, वो कैरोलस लिनियस हैं। नामकरण की इस पद्धति के अंतर्गत कितने पद आते हैं, तो 2 पद आते हैं, एक वंश, दूसरा जाति। इंग्लिश में जीनस और स्पीसीज, दोनों का अगर हम लिखें, मतलब जब नामकरण करें तो कैसे लिखेंगे, पहले आगे लिखेंगे हम जीनस और फिर लिखेंगे स्पीसीज, आगे होगा वंश हमारा और फिर नेक्स्ट होगा जो स्टेप वो जाति का। वंश में लिखते समय ध्यान रखेंगे, जब हम जीनस लिखते हैं तो जीनस का जो पहला वर्ड होता है, जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में होगा, और जो जाति का होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। नाम लिखने के बाद दोनों पदों के नीचे, जीनस के नीचे भी और स्पीसीज के नीचे भी हमको अंडरलाइन ज़रूर करना है। अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो हमारा जो नामकरण होगा संबंधित जीवधारी का हो या पौधे का हो, वो आपका रॉन्ग होगा, गलत माना जाएगा। अगर अंडरलाइन नहीं करना है तो हम उसको इटैलिक फॉर्म में लिख देते हैं, तिरछे अक्षरों में लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि द्विनाम पद्धति का क्या इम्पोर्टेंस होता है और इसके अंतर्गत किस प्रकार से पौधों का और जंतुओं का नामकरण किया जाता है, इसके प्रतिपादक कौन हैं और आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन हैं। थैंक्स। तो जो है अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।